दोस्तों नमस्कार। कहते हैं इतिहास बहुत बेरहम होता है और खास तौर से राजनीतिक इतिहास। यह तो किसी भी राजनीतिक सत्ता के उसके अपने इतिहास के आईने तले सत्ता को ही भरभरा कर गिरा देता है। याद कीजिए 2013-14 जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के मैदान में बतौर प्रधानमंत्री कूदे थे, यानी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उस वक्त तकरीबन 365 बार उन्होंने सिर्फ एक ही बात का जिक्र किया और जनता से किया और खुले तौर पर कहा कि आप मुझे सिर्फ 60 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं इस देश की तकदीर बदल दूंगा। 60 महीने यानी 5 बरस उन्होंने सत्ता के मांगे थे। और उस दौर में क्या कुछ मनमोहन सिंह सरकार या कांग्रेस को लेकर जो भी कटघरे थे, हर कटघरे में उस दौर की सरकार खड़ी थी और 60 महीने देने से कोई फर्क इस देश की जनता को पड़ता नहीं। 60 महीने बीत गए, 2019 का चुनाव आया, लेकिन उस चुनाव के प्रचार में ना तो अगले 60 महीनों को मांगने का जिक्र था और ना ही बीते हुए 60 महीनों में उन्होंने किया क्या है इसका कोई जिक्र था। और 2024 के चुनाव में तो 120 महीने का कोई जिक्र नहीं था, यानी 10 बरस का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद भी अल्पमत में सही लेकिन ताना बाना बुनते हुए एक एनडीए नए सिरे से खड़ा हुआ और एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए 5 बरस के लिए, यानी 60 महीने और उनके सामने हैं। लेकिन इस बार 60 महीने शायद इतने दूर की गोटी हो चली है कि 6 महीने यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। इस सवाल को लेकर पहली हिस्सा अगर बीजेपी के भीतर शुरू हुआ तो दूसरा हिस्सा आरएसएस ने उसको सुलगाते हुए कहीं ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन इन दो परिस्थितियों से हटकर आज एक तीसरी परिस्थिति का जिक्र हम करने वाले हैं। यह परिस्थिति उस एनडीए की है जिसके भरोसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, या कहें अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी सत्ता की अगुवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और एनडीए के भीतर जो भी राजनीतिक दल हैं उसे एक चीज समझ में आ चुकी है कि सत्ता के लिए वह बीजेपी के साथ आई या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय उसने खुद को बीजेपी या कहें एनडीए के हवाले कर दिया, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी मांगे थी। उन मांगों को पूरा किया जाएगा क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। जो कि प्रधानमंत्री हैं तो उनकी बातों को वह दूर कैसे नहीं करेंगे, जिसकी भी वो मांग करेंगे जरूर करेंगे। लेकिन सवाल है कि जो अलग अलग राजनीतिक दलों की जो भी मांग होगी वह दो ही दिशा में जाती है। एक दिशा वो चाहती है कि अपने राजनीतिक जमीन को पुख्ता करने के लिए जिस भी मांग को मानी जाए वो मांग पूरी होनी चाहिए, और दूसरा उस राजनीतिक दल की जमीन कभी भी सिकुड़नी नहीं चाहिए, उसका विस्तार हो जाए तो अच्छा है। और इन दोनों परिस्थितियों के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। राजनीतिक तौर पर वोटों के समीकरण, बीजेपी के साथ किसकी केमिस्ट्री कैसे बन जाए इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी 6 महीने हुए नहीं हैं। 6 महीने तो दिसंबर तक पूरे होंगे। लेकिन इनके बीच ही जो भी एनडीए के साथी दल हैं उनके भीतर एक सवाल झटके में बड़ा हो चला है। पहला सवाल यह है कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन क्या बीजेपी खत्म करने पर तुली है, क्योंकि बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन जो उसे बनानी है और सत्ता में बने रहना है वह उससे मैच करती नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी को यह लगने लगा है कि अपने बूते जब तक वह इस देश की राजनीति के बीच में खड़ी नहीं होगी तब तक उसको चुनावी जीत मिल नहीं सकती है। और यह संयोग है कि 2024 के चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा होता नहीं, क्योंकि जनता जब चुनती है तो वह किसी को इसलिए नहीं चुनती है कि आप अल्पसंख्यक मत के साथ भी
सत्ता में बने रह जाएं, ऐसा होता नहीं है। और भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि हम आपको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि आपको बहुमत नहीं मिले, ऐसा नहीं होता है। बात की तिकड़मों के आसरे बहुमत जुगाड़ लिया जाता है, चाहे वो वीपी सिंह का दौर याद कर लीजिए, चाहे वह देवगौड़ा का दौर याद कर लीजिए, चाहे आई के गुजराल का दौर, यानी गठबंधन के दौर की परिस्थिति में चाहें तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को भी याद कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 38 राजनीतिक दल थे, वो सबको एक साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों आखिरी क्षणों में शाइनिंग इंडिया का भूत कुछ इस तरीके से उन पे सवार हो गया कि जो उनके अपने सहयोगी थे वो ना नुकुर कर रहे थे कि जल्दी चुनाव मत कराइए और ये शाइनिंग इंडिया के चकाचौंध में खो मत जाइए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द की जो चौकड़ी थी वह तो हवाई उड़ान पर थी और अटल बिहारी वाजपेयी 2014 में हार गए, लेकिन एनडीए के तमाम सहयोगियों को साथ लेकर चलते रहे। अब 2024 में 28 दल बीजेपी के साथ जरूर हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 10 ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी पार्लियामेंट के भीतर ताकत है। और उन्हीं राजनीतिक दलों के भीतर और उसमें भी सबसे मजबूत राजनीतिक दल एक बात समझ गए हैं, जिस राजनीति के रास्ते वो खड़े हुए संसद तक पहुंचे, सत्ता मिली राज्य के भीतर, मुख्यमंत्री भी बन गए और आने वाले वक्त में अपनी राजनीति को साधते हुए आगे भी बढ़ेंगे। उन सब पर इस दौर में रोक लग रही है या फिर वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। एक नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है, दूसरा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं तभी तक उनके सांसद विधायक साथ हैं या जनता दल यूनाइटेड बची हुई है। और उसके भीतर का एक सच और है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जिस जिस नुमाइंदे को दिल्ली में भेजा गया वह नुमाइंदा नीतीश कुमार के दूर हो गया और बीजेपी या कहें मोदी सरकार के करीब हो गया। मौजूदा वक्त में आप कह सकते हैं हां, हरिवंश जी भी तो ऐसा ही है। इससे पहले भी एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनको नीतीश कुमार ने बड़े भरोसे के साथ, ब्यूरोक्रेट थे, जब आए तो बड़े करीबी के तौर पर रहे और एक वक्त के लिए तो उन्हें जनता दल यूनाइटेड की कमान भी सौंप डाली, लेकिन दिल्ली भेजे तो फिर वह बीजेपी और मोदी शाह के होकर रह गए। उन्हें जनता दल यूनाइटेड छोड़ना पड़ा। इस दौर में आप कह सकते हैं एक और शख्स हैं जो इस दौर में लगातार करीब आ चुके हैं बीजेपी के नेताओं की या कहें मोदी शाह की। और जिस तर्ज पर यह सरकार चल रही है उसमें मोदी सरकार अपने लिए ऐसा रास्ता बनाना चाहती है कि अगर एनडीए के भीतर के गठबंधन टूट जाएं, टूटने से पहले उनको तोड़ दिया जाए या उनके लोगों को साथ ले लिया जाए। 272 का आंकड़ा पकड़े या ना पकड़े, लेकिन उस दिशा में मजबूती तो हो ही जानी चाहिए। और एक बात तो सच है कि कोई भी नेता इस देश के भीतर में जब राजनीति करता है तो वह खुद को भी देखता है, और जो खुद को देखता है ऐसे सांसदों की तमाम राजनीतिक दलों में कमी नहीं है। और खास तौर से जब यह बात स्पष्ट हो चली है कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ताकतवर और सत्ताधारी शख्स के रूप में हैं, तो उनके साथ रहने में क्या दिक्कत होगी। तो हर वह मुद्दा जो उन राजनीतिक दलों से टकरा रहा है, चाहे नीतीश कुमार का मुद्दा अलग अलग वोट बैंक के आश्रय बीजेपी से हटकर राजनीति को साधने का हो, चाहे चिराग पासवान द्वारा उठाए गए मुद्दे राजनीतिक तौर पर बीजेपी से अलग लगे, चाहे महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आपको टकराते हुए दिखाई दे, राजनीतिक सौदेबाजी उनकी कम हो चली है। और बीजेपी ने एक नया पाठ इस दौर में पढ़ा है, आरएसएस के जरिए समझा है कि जब बीजेपी वर्सेस ऑल होगा तो बीजेपी सत्ता में आ सकती है। लेकिन बीजेपी के साथ कहीं पर आप अजीत पवार को खड़ा कर लीजिए, कहीं शिवसेना तोड़कर आप एकनाथ शिंदे को खड़ा कर लीजिए, कहीं भी यू टर्न लेने वाले नीतीश कुमार को खड़ा कर लीजिए, और वो भी ना चले तो एक वक्त दुर्गा सोरेन और अब चंपई सोरेन, ऐसी परिस्थिति भी आपके साथ आ जाएगी तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यानी
ताकत के साथ वो नहीं रहेगी और वो कमजोर दर कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन राजनीति के जिस मुहाने पर भारत में जनता अब चुनाव देने को लेकर इस बात की तैयारी करती है कि एक तरफ बीजेपी को सत्ता में लाना है या फिर उसे हटाना है, यह सोच अगर 2024 में थी तो अब आने वाले वक्त में हर चुनाव में किसे सत्ता में लाना है, यह सोच बीजेपी माइनस होकर चलेगी। यहां पर दो मंत्र पहले और समझ लीजिए, तब उस एनडीए के भीतर की राजनीति के साथ आपको जोड़ा जाएगा। दरअसल बीजेपी के भीतर के जो भी सच है वो बीजेपी अपने राजनीतिक अस्तित्व को भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहती है। इसीलिए वह उन मुद्दों के आसरे आगे बढ़ रही है जहां पर उसके साथ उसके कट्टर समर्थक तो कम से कम बने रहे। लेकिन संयोग ऐसा है या त्रासदी ऐसी है कि बीजेपी की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में राजनीतिक सत्ता पर बने रहने के लिए दो ही रास्ते पर चल सकते हैं। या तो एनडीए के सहयोगियों की बात जो उनकी अपनी राजनीति के हिसाब से चले, उनकी बातों को मान लें, कुछ विपक्ष का दबाव काम करे और विपक्ष के पास वह वोट बैंक ना चला जा रहा हो जिससे सहयोगियों को लगता हो कि दरअसल अगर बीजेपी उस रास्ते चल पड़ेगी या सरकार उस रास्ते चल पड़ेगी तो उनकी राजनीति कमजोर हो जाएगी, तो वह झुकते हैं। और यह झुकना बर्दाश्त नहीं है। बीते 10 बरस की यात्रा जिसने भी बीजेपी के साथ मिलकर किया उसे समझ में आ गया, हमें एक नया चेहरा खोजना होगा। यह तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा इस देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। यह दूसरा रास्ता दरअसल उस कॉरपोरेट के पैसे पर टिका है जिसमें बार बार कॉरपोरेट को आसरा कोई दूसरा नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां देती हैं कि आप ही के लिए तो हम हैं, तो आपको इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ हमें देखना है और राजनीतिक तौर पर हमारी मदद उसी पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए करनी है जो लगातार आती रहेगी। तो यह लालच उन तमाम राजनीतिक दल और नेताओं के भीतर दी जा सकती है कि आप हमारे साथ रहिए और धीरे धीरे हमारे साथ ही आ जाइए। इसीलिए जब हम आपसे जिक्र कर रहे बीते 2-3 दिनों में हमने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे थे कि 3 महीने के भीतर 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई, लेकिन उस प्रोजेक्ट का ठेका दिया किसे गया है, काम किससे लिया जा रहा है, ठेका किसको दिया जा रहा है। जनता को अब यह पूछना होगा, इतनी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी कि यह सवाल उठे आप जो भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं उसका लाभ किस कॉरपोरेट को होने वाला है। 2 लाख करोड़ था और उसके बाद जो 12 इंडस्ट्रियल सिटी का जिक्र किया गया उसका प्रोजेक्ट का ठेका किसको देंगे। चाहे वो अलग अलग कॉरिडोर की व्यवस्था हो रही हो या इस देश के भीतर में इंडस्ट्रीज का जिक्र हो रहा हो, देंगे ठेका किसको। और इसी ठेके के एस्पेक्ट तले आज जब प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचे तो उन्होंने जिस बंदरगाह पोर्ट यानी वाधवन पोर्ट का जो उद्घाटन किया, इसका पहला फेज जो है 2029 में पूरा होगा, दूसरा फेज 2039 में पूरा होगा। तब तक इस देश के पोर्ट किंग की अगली पीढ़ी तैयार हो चुकी होगी और वो सब कुछ देख रही होगी, क्योंकि इस दौर के पोर्ट किंग जो भारत में पहचाने जाते हैं वो अडानीज हैं। और इससे हटकर जो 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान पालघर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसमें भी जनता को पूछना चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा है, आप इस देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन यह तो बता दीजिए कि ठेका मिलेगा किसको। यानी यहां पर 2 लाइन बहुत साफ थी, राजनीति साधी जाए ऐसे जिसमें एनडीए के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो सहयोगी हैं और उन सहयोगियों के साथ जुड़े हुए जो सांसद हैं उन्हें इसका एहसास लगातार होते चला जाए कि इनके साथ रहेंगे तो झोली भरी हुई रहेगी, और झोला उठाकर चलना हो तो अपनी पुरानी पार्टी को छोड़िए और झोला उठाकर इस पार्टी में आकर खड़े हो जाइए। और इस देश के भीतर में हर राज्य में आपको कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगी जिनका सांसद या विधायक बीजेपी में शामिल ना हुआ हो। 372 सांसद और विधायक बीते 10 बरस में बीजेपी ने अपने साथ शामिल किए हैं
और राज्य दर राज्य जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन करती है उसमें वही कॉरपोरेट की पूंजी है जिस कॉरपोरेट के लिए पॉलिसी निर्धारण और अलग अलग नीतियों का ऐलान होता है। यानी एक जल्दबाजी भी इस दौर में दिल्ली की सरकार को है कि जितनी योजनाओं का हो सके ऐलान कर दिया जाए, अन्यथा बाद में कहीं बहुमत का आंकड़ा या एनडीए के सहयोगियों के आपसी झगड़े अगर बीजेपी से ही हट गए तो सरकार तो ढह कर गिर जाएगी। तो ऐसे कॉरपोरेट दोबारा खड़ा होने में मदद करेगा। शायद इन परिस्थितियों के बीच भारत की राजनीति पहली बार चल पड़ी है और उस राजनीति के अक्स तले हमें लगता है आज कुछ बातों को ध्यान से सुनिए। इस देश को विकसित होना है और उस विकसित होने की प्रक्रिया में महाराष्ट्र सबसे अव्वल नंबर पर है और महाराष्ट्र को विकसित करना है। सुनिए, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में है और देश के विकसित होने से महाराष्ट्र के विकसित होने का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले यही बात वह यूपी में कहकर चले थे, यूपी को विकसित किया जाए तभी यह देश विकसित हो पाएगा। लेकिन आज महाराष्ट्र का जिक्र। विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र की ये लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। तो ये उसी महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा है जिसके भीतर 6 प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट कर दिए गए और वो महाराष्ट्र के लिए प्रोजेक्ट आए थे। उस दौर में गुजरात में चुनाव हो रहा था और उसके बाद लोकसभा चुनाव था, लेकिन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से शिफ्ट किए गए और महाराष्ट्र के विकसित होने का ख्वाब प्रधानमंत्री संजो रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें अपना अस्त दिखाई दे रहा है और शायद यही वजह है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति जो ध्वस्त हो गई उसके लिए माफी वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मांगी। उसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मांगी। उसके बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने माफी मांगी और आज खुद प्रधानमंत्री ने यह कहकर माफी मांगी कि हमारे लिए सिर्फ छत्रपति शिवाजी एक नाम नहीं है, एक महाराजा नहीं है, बल्कि वो हमारे पूजनीय है। ये कहने और माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक बात खुद प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे ही उनकी सत्ता की जमीन उखड़ेगी वैसे ही दिल्ली में उनका सितारा अस्त होने लगेगा। क्योंकि एक झटके में कॉरपोरेट, दूसरे झटके में बीजेपी के भीतर के उथल पुथल और तीसरे झटके में एनडीए जो सहयोगी दल है उनके भीतर के सवाल, इन 3 फ्रंट पे वो लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए आज उन्होंने इस तर्ज पर माफी मांगी। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री के साथ मंच पे वो पूरी कतार बैठी थी जो इससे पहले माफी मांग चुकी है और राज्य के मुखिया भी माफी मांग चुके हैं, वह भी इसी मंच पर मौजूद थे। लेकिन सवाल है कि एनडीए के भीतर की उथल पुथल ऐसी क्यों मच गई है और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के तमाम सांसद और विधायक आपस में टकराने लगे हैं। टकराना भी इस हद तक कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। और इससे हटकर अगर आप बिहार चले जाइएगा, बिल्कुल दूसरी तरफ बिहार के भीतर चाहे वह चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो,
दोनों जानते हैं कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा से हटकर बनी है, उसको बरकरार रखना है। और बीजेपी बाखूबी जानती है कि दोनों को अपनी राजनीति को अगर साधना है तो उससे पहले अपने आंकड़ों को पूरा कर लिए जाए। और यह सवाल धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो चिराग पासवान को कहना पड़ा कि दरअसल ऐसा नहीं है, हमारा कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है, हम तो तमाम मुद्दों पर साथ खड़े हैं और हमने अपने तौर पर विरोध नहीं किया, बकायदा प्रधानमंत्री भी हमारे साथ खड़े हैं। यह सब कहने की जरूरत क्यों है, सब तो एनडीए के साथी और सहयोगी हैं। कोई भी ऐसा फैसला हो जिसका आपने जिक्र किया हो, आपने जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस आए थे, जिसमें क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था, वर्गीकरण का जिक्र किया गया था। कैबिनेट की उस बैठक में मैं मौजूद था और ये स्वतः प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस विषय को उस कैबिनेट की बैठक में उठाया गया था, जहां पे उन्होंने चिंता जताई इस बात को लेकर कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया है, वर्गीकरण का जिक्र किया गया है। और उस कैबिनेट की बैठक में हम सबसे सुझाव सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बात का जिक्र किया कि आरक्षण के प्रावधान उसी तरीके से बरकरार रहेंगे जो व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के दौरान जो व्यवस्था तैयार की थी। आज की तारीख में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर, ये उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी। महत्वपूर्ण तो यह भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह कहकर खड़े हुए कि आप बिहार में चुनाव जल्दी करा लीजिएगा। लगभग कहते हैं कि 60-70% सहमति बन गई, लेकिन फिर क्या हुआ, जल्दी चुनाव हुए नहीं। उसके बाद कहा गया हमको इतना पैसा चाहिए, ये प्रोजेक्ट चाहिए, और उन प्रोजेक्ट के दायरे में वहां पर सड़कों का निर्माण था, एयरपोर्ट का बनना था, अस्पतालों का बनना था, एजुकेशन सेंटर का बनना था, लेकिन ऐलान हो गया, पैसा नहीं पहुंचा। यही परिस्थिति चंद्रबाबू नायडू के पास है। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी इस दौर में 16 सांसद हैं। 16 सांसदों को बढ़ाने के लिए इस दौर में वाईएसआर कांग्रेस को तोड़ा गया। हालांकि राज्यसभा के वो सांसद हैं जिनको अपने साथ लेकर आए, लेकिन यह एक प्रक्रिया शुरू होती है कि नजर सिर्फ उत्तर भारत या पूर्वी भारत पर नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर भी बीजेपी की, और उसे पता है कि एनडीए गठबंधन के भीतर उसकी तादाद 240 है और उसके साथ खड़े लोगों की तादाद 53 सांसदों की है। उसमें से 32 सांसद चाहिए, 32 नहीं भी चाहिए तो भी 20 सांसद चाहिए। तो क्या जनता दल यूनाइटेड के 8 सांसद, एलजेपी के 3 सांसद, शिवसेना के 4 सांसद, आरएलडी के 2 सांसद, क्या ये इस तरीके से जुड़ते जुड़ते 15-17 और धीरे धीरे बात टीडीपी तक भी पहुंच जाए? उन्हें तो राज्य पर राज करना है और केंद्र में बहुमत और आंकड़े हमारे साथ चाहिए, तो हमारे अनुकूल आप कैसे रहेंगे, पैसा हम तभी देंगे। क्या ये ऐसी परिस्थिति की दिशा में एनडीए जा चुकी है या जा रही है? सवाल सिर्फ एनडीए का नहीं है, एनडीए के भीतर यह सवाल बीजेपी के भीतर से उठते हुए सवालों से जा जुड़े हैं। इसीलिए जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक झटके में याद कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद का जिक्र करते थे, राष्ट्र पहले का जिक्र करते थे। 2014 में वो डेवलपमेंट भारत का जिक्र करते थे, बताते थे कितना निवेश का पैसा कहां से कैसे आएगा और भारत प्रगति की राह पर कैसे चल पड़ेगा। इस दौर में जब जो कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं उनका मिथ जो था मोदी को लेकर जो टूटा है, वह शिफ्ट योगी की तरफ कर रहा है। यह अलग मसला है कि योगी की तरफ क्यों कर रहा है। क्या भारत की राजनीति में योगी का कोई योगदान इस देश को बनाने बुनने को लेकर है? 2017 में बीजेपी को जीत इसलिए मिल गई थी कि नोटबंदी हो गई थी, तमाम राजनीतिक दलों के खजाने खाली हो गए थे, बीजेपी के पास हर ताले की कुंजी थी, चुनाव जीत गई। उस दौर में योगी का नाम नहीं था बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन योगी आरएसएस के हिस्से से मुख्यमंत्री बन गए। और 2022 आते आते एक झटके में हिंदुत्व और 80-20 का खेल जो चल रहा था चला। लेकिन अब ध्यान दीजिए, उनमें भी जबरदस्त शिफ्ट आया है
और वह प्रधानमंत्री मोदी की ही राह पर है। वो राह राष्ट्रवाद की दिशा में ले जाती है, पहले राष्ट्र के नारे को लगवाती है और फिर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का जिक्र करती है। आज उत्तर प्रदेश भारत का इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है, तो उसका रिजल्ट भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी जितने भी यहां पर हमारे इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट है उसको धरती पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी स्तर पर नहीं होगा और सारी बैरियर हम लोग तोड़ेंगे इसके लिए। असल में बीजेपी का जो 15-20% का जो वोट बैंक है वो पूरे तरीके से उनके साथ इंटैक्ट है और नेता कोई भी रहे वह 20% उसी दिशा में जाता है जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, जो उसको साथ लेकर चले। इस दौर में राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए कॉरपोरेट के प्रेम के साथ चलना या राजनीतिक तौर पर उन नीतियों में यू टर्न ले लेना जो बीजेपी का कोर एजेंडा था, इसीलिए दुखी एक झटके में वह कोर वोटर भी हो गया और उसने तलाश शुरू की और ऐसे में योगी उस ध्रुव तारे की तरह बीजेपी के भीतर निकल कर आए हैं, क्योंकि इस दौर में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य दर राज्य हर नेता को खत्म किया। एक वक्त बीजेपी के भीतर इंटेलेक्चुअली और ध्यान दीजिए मॉडरेट तरीके से कितने लोग होते थे। आज की तारीख में आप राज्य हो या केंद्र हो, गिन लीजिए, आपको एक भी नाम ऐसा मिलेगा नहीं जहां पर आप कह सकें कि इसके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी होने को तैयार है। वो ना तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ना ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब ध्यान दीजिए उस पूरी कतार में, और महाराष्ट्र में तो अपनी सरकार है नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी राजनीतिक और सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से फिट बैठते नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो एक राजनीतिक और वैचारिक कंगाल वाली स्थिति थी, उस दायरे में बीजेपी को लाकर मौजूदा मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया, या कहे मौजूदा आरएसएस से निकले हुए प्रचारक ने एक नई धारा के साथ खुद को स्टैब्लिश बनाए रखने के लिए इन लोगों को खड़ा कर दिया। और उस कतार में सबसे आगे योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। तो वह शिफ्ट जो है इंटरनली शिफ्ट हो रहा है, और इंटरनली शिफ्ट में प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े चिराग पासवान, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार या चंद्रबाबू नायडू, कोई भी नाम लेते चले जाइए, क्या ये सभी लोग एक झटके में किसी दूसरे चेहरे के पीछे खड़े हो सकते हैं? और यह स्थिति अगर महाराष्ट्र चुनाव से जाकर जुड़ चुकी है तो फिर उम्र कितनी बची? उम्र का मतलब यह नहीं है कि बीजेपी की सत्ता चली गई, उम्र का मतलब यह है कि एनडीए के भीतर का युद्ध इस दौर में मचल रहा है। हर को समझ में आने लगा है कि उसको अपना वोट बैंक खुद बनाना है। कल तक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों के आश्रय वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाता था, लेकिन उन्हीं का जब वोट बैंक खिसक रहा है, जो यूपी तक में खिसक गया, तो उनके दूसरे राज्यों में कहां लाभ मिलेगा? और जब लाभ नहीं मिलेगा तो अपना वोट बैंक बचाना होगा। तो चाहे वक्फ बोर्ड का सवाल हो, चाहे लेटरल भर्ती का सवाल हो, चाहे इस देश के भीतर में कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसको लेकर विपक्ष जरा सी भी चोट कर दे, तो बीजेपी पर वो आंच आए या ना आए, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल यानी एनडीए के बाकी साथियों की राजनीति हिल जाती है, उनका वोट बैंक झटकने लगता है, और तब उन्हें समझ में आता है कि लड़ाई तो उन्हें आखिर में बीजेपी से नहीं, जो विपक्ष के दल है, जो इंडिया गठबंधन है, उससे लड़नी है। तो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाएं या फिर इस सत्ता के साथ खड़े रहें। और इस अंतर्विरोध का लाभ इस दौर में बीजेपी या कहें खुद प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को बचाने के लिए जो भी दिल्ली में बैठी हुई कोटरी है, वह उस बिसात को बिछाकर एक एक प्यादे को चलने की स्थिति में है। आंकड़े बहुत कम चाहिए और जुगाड़ हो रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट और पैसा साथ में खड़ा है, और इस दौर में प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट देश भर में ऐलान हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।